बॉटनी की क्लास में इस वीडियो में हम क्लेमाइडोमोनास के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो एल्गी होते हैं यानी कि जो शैवाल होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो एल्गी क्या होते हैं, क्लोरोफिल युक्त थायलॉइड पौधों के समूह होते हैं। और इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। जननांगों में स्ट्राइल जैकेट सेल्स का अभाव होता है। और अधिकांश जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं यानी कि स्वपोषित होते हैं। परंतु कुछ एल्गी हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक या होलोजोइक भी होते हैं। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग जो सभी शैवाल्स हैं उनके जननांग क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। और शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। और देखिए जो तालाबों का जो हमें हरा रंग दिखाई देता है, ये किस कारण से हरा दिखाई देता है, इन्हीं शैवालों के कारण, इन्हीं एल्गी के कारण हमें जो तालाबों का हरा रंग है दिखाई देता है। और देखिए जो शैवाल होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो रंग के आधार पर अगर इनकी बात करें तो ये भूरे शैवाल भी होते हैं, और लाल शैवाल भी होते हैं, हरे शैवाल भी होते हैं, नील हरित शैवाल भी होते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो है प्रकार कई प्रकार के होते हैं। अब ये पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, तो देखिए जो एल्गी होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मुख्यतः जलीय होते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों तथा हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या क्या है। तो इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन है उसमें से क्लास इसका क्या है, क्लास है इसका क्लोरोफाइसी। आर्डर क्या है, बाल्वोकेलीज। फैमिली क्या है इसकी, क्लेमाइडोमोनेडेसी। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। इसके बाद देखते हैं ये पाया कहाँ पे जाता है, इसका प्राप्ति स्थान कहाँ पर है। तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास इज एन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी है, यानी कि यह एक जो है एक कोशिकीय हरा शैवाल है। और कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 400 स्पीसीज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि इसकी जो है लगभग 400 जातियां हैं जो प्रायः अमोनियम लवणों की अधिकता वाले तालाबों तथा झीलों में पाई जाती हैं। और जो तालाबों में ग्रीन टर्बिट है, कलर है, वो इसी शैवाल के कारण होता है। अब देखिए एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये एक स्पीसीज का नाम दिया गया है। ये कौन सी स्पीसीज है, तो ये है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। इस स्पीसीज के कारण क्या होता है कि चट्टानों का जो रंग होता है, यानी यानी ये पाई कहाँ पे जाती है, ये देखिए अमेरिका में येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है उसके बर्फीले पहाड़ों पर पाई जाती हैं। इसके कारण चट्टानों का रंग क्या होता है, चट्टानों का रंग जो है पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, पीला हरा दिखाई देने लगता है। अब देखिए दूसरी जाति कौन सी है, दूसरी स्पीसीज कौन सी है, दूसरी स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इस इसके कारण क्या होता है, इसमें जो है हिमैटोक्रोम नामक रेड पिगमेंट की अधिकता होती है। हिमैटोक्रोम नामक रेड पिगमेंट की अधिकता के कारण ये क्या होता है, जो बर्फ होती है वो लाल दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी जो है 400 जातियां होती हैं, और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, ये तालाबों में पाया जाता है और झीलों में पाया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, एक कोश की है, मोटाइल यानी कि गतिशील है, बाईफ्लैजलेट द्विकशाभिक है, स्फेरिकल गोलाकार है, अथवा पियर नाशपाती के आकार का है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया थैलस का। और देखिए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें किस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो है सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। फिर
2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एट एंटीरियर एंड। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं और इसके बाद आई स्पॉट या इसी को कहते हैं स्टिग्मा पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये लाइट सेंसिटिव आर्गन होते हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव आर्गन होते हैं। इसके बाद है न्यूरोमोटर अपरेटस। जो न्यूरोमोटर अपरेटस है ये क्या है? कोशिका के शीर्ष पर 2 समान लंबाई की कशाभिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजला पाई जाती हैं। तो इनका संबंध क्या होता है? कोशिका के तंत्रिका प्रेरक उपकरण से होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यूरोमोटर अपरेटस। अब इसके जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया ब्लेफेरोप्लास्ट। इसका काम क्या है? ये प्रत्येक फ्लैजला के आधार पर स्थित सूक्ष्म कणिकामय रचनाएं होती हैं। इसके बाद दूसरा है पैराडेस्मोस। ये क्या होता है? यह दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट को परस्पर जोड़ने वाला एक अनुप्रस्थ तंतु होता है, फिलामेंट होता है। इसके बाद है राइजोप्लास्ट। यह एक कोमल अवरोही फिलामेंट होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको डायग्राम में भी आप देख लीजिए। देखिए, ये इसका फ्लैजला हो गया, ये फ्लैजला हो गया, ये वैक्यूल्स हो गए, माइट्रोकांडिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट है। ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हो गया ये। इसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया, पायरिनॉइड हो गया, स्टार्च ग्रेन्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया ये, और ये स्टिग्मा यानी कि आइस पार्ट हो गया। इसके बाद देख लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है वो असेक्सुअल तथा सेक्सुअल 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यानी कि अलैंगिक विधि से भी होगा और लैंगिक विधि से भी होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो इसका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स को हिंदी में कहते हैं चल बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, तो जूस्पोर्स के द्वारा मुख्यतः जो है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इसको चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए, जूस्पोर्स का जो निर्माण होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में प्रायः रात्रि के समय होता है। ठीक है, और इसके बाद इनके निर्माण से पूर्व जो कोशिका होती है वो अपना फ्लैजला गिराकर गतिशील प्रावस्था त्याग देती है। और फिर इसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा 2 डॉटर सेगमेंट में विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 डॉटर सेगमेंट में विभाजित हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करता है कि जो दोनों सेगमेंट हैं उनमें पुनः विभाजन होता है। फिर उनमें पुनः विभाजन होता है और फिर इसके बाद 2 से 16 डॉटर सेगमेंट बन जाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जब 2 से 16 जो है डॉटर सेगमेंट बन जाते हैं तो प्रत्येक डॉटर प्रोटोप्लास्ट सेगमेंट अपने चारों ओर क्या करता है? कोशिका भित्ति स्रावित कर लेता है। ठीक है, कोशिका भित्ति स्रावित कर लेता है। इसी के साथ उनमें क्या होता है? फ्लैजला का निर्माण होने लगता है। ये देखिए, फिर इसके बाद क्या करने लगता है? ये फ्लैजला का निर्माण करने लगता है इसके बाद। और तथा न्यूरोमोटर जो उपकरण होते थे वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन फ्लैजला युक्त जो डॉटर सेल्स का आकार है एवं संरचना है वो मदर सेल के समान होती है, लेकिन आमाप में देखने में इनका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है? छोटा होता है। ये देखिए, ये छोटे आकार के हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? जूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को जूस्पोर्स कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है पाल्मेला स्टेज। अब ये जो पाल्मेला स्टेज है इनमें कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में, अब देखिए जो पाल्मेला स्टेज है ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी विधि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
पहली जो विधि थी वो हो गई जू स्पोर्स के द्वारा, उसमें से हमने उसको पढ़ लिया कि जू स्पोर्स के द्वारा उसमें से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब जो दूसरी विधि है वो है पाल्मेला स्टेज। इसमें क्या होता है, जो पाल्मेला स्टेज होती है तो इनमें जो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में मदर सेल्स का जो जीव द्रव्यक होता है वो विभाजित होकर के 4 से 8 डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, 4 से 8 क्या करता है, डॉटर सेल्स को बनाता है। परंतु डॉटर सेल्स में फ्लैजला उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः ये मोटाइल न होकर के मदर सेल के जिलेटिनीकरण से उत्पन्न मैट्रिक्स में एकत्रित होते रहते हैं। इसके बाद प्रत्येक डॉटर सेल्स का जो जीव द्रव्यक है पुनः विभाजित होकर के 4 सेल्स बनाता है। इस प्रकार से अनेक कोशिकाओं के एक सामान्य मैट्रिक्स के अंदर स्थापित रहने से एक समूह बन जाता है। ठीक है, एक समूह बन जाता है। अब जब ये समूह बन जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, पॉल्मेला स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर जो इसकी सेल्स हैं फिर क्या करती हैं, फ्लैजला बना लेती हैं। फिर ये फ्लैजला बना लेंगी, और जब ये फ्लैजला बना लेंगी तो फिर क्या होंगी, गतिशील हो जाएंगी, मोटाइल हो जाएंगी, और फिर यह जिलेटिनी मैट्रिक्स से क्या करती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो इस प्रकार से ये पाल्मेला स्टेज की रिप्रोडक्शन हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा, पहला हो गया आइसोगैमस, दूसरा हो गया एनआइसोगैमस, और तीसरा हो गया प्रिमिटिव oogamous। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइसोगैमस। तो देखिए आइसोगैमस जो है ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, समयुग्मन। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यह सबसे सामान्य विधि है। इसमें क्या होता है कि सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो विभाजित होकर के 16, 32 या फिर 64 बाईफ्लैजलेट गैमेट बनाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो है चित्र में जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये कायिक कोशिका हो गई। ठीक है, ये कायिक कोशिका है। और इसके बाद जो ये बी स्टेज दिखा रहा है ये क्या है, ये आइसोगैमेट्स हो गए। इसके बाद जो सी से लेकर के ई की जो अवस्था है ये क्या है, ये आइसोगैमेट्स का संलयन हो रहा है। और इसके बाद जो एफ से लेकर के जी की अवस्था है ये क्या है, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो रहा है। और जाइगोट के निर्माण के बाद फिर क्या होगा, जाइगोट का जर्मिनेशन होगा। तो इसमें से गैमेट का निर्माण होने के पश्चात अनेक जो युग्मक होते हैं वो झुंड में एकत्रित हो जाते हैं, और फिर यह क्रिया क्या कहलाती है, क्लंपिंग कहलाती है। यहाँ पर फ्लैजिला से स्रावित जो केमिकल है वो फर्टिलाइज्ड गैमेट एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब जब ये आकर्षित हो जाएंगे तो दो गैमेट्स के जो अग्र नुकीले भाग हैं ये क्या करते हैं, संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो ये अग्र जो नुकीले भाग हैं ये दोनों क्या हो गए, संयोजित हो जाते हैं। अब दोनों गैमेट्स का जो साइटोप्लाज्म है तथा न्यूक्लियस है वो संलयित होकर के फिर क्या करता है, जाइगोट बनाता है। इस प्रकार से ये इसकी क्या हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि हो गई।